प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कृति पटल व जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करना। आज ये 590 कार्यक्रम और 2029 ब्याह छू कहानियों क्रम चल रहा और ये क्रम में आज हमारे बीच छन लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर त्रिदीप चौधरी जी छोड़घाटी बटी और आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी हम चंपावत बटी ये कार्यक्रम में जुड़ी छन। मैं द्विनों को प्रणाम करनू और अभिनंदन करनू, हार्दिक स्वागत करनू। और आज ये कार्यक्रम में डॉक्टर तिलक राज जी अपन एक सुंदर कहानी लिवेर हमारे बीच उपस्थित छन। मैं उन्हें कोटि कोटि वंदन करते हुए उनको ये निवेदन करना चाहूँ कि एक सुंदर से कोई कहानी जो आपको भल लगे और आपको लिखी हुई छू ये पटल व धर्म कृतार्थ करना कृपा हम उन तमर लगातार नई नई कहानियों को रोज छोड़नी और हमारे मन में कहानियों प्रति एक लगाव जागृत होने लग रहा, हमें ज्ञान ल वर्धन होने लग रहा। मैं बहुत स्वागत करना, बहुत अभिनंदन, प्रणाम आपको। जय जगन प्रणाम। और डॉक्टर चौधरी जी दीप चौधरी जगन खन लगा प्रणाम छे और आशीर्वाद आप तो मेरे बड़े भाई हुए। साहित्य में जब साहित्यकार रह गए तो सब इकट्ठा आ गए, कोई टूल ना नहीं, फिर भी आप बड़े हुए हमसे और आपने हमसे पहले। तो आज मैं एक कहानी ला रही हूँ जो बचकाना वाले से कहानी थी, बहुत सीरियस नाम, लेकिन वो मैं घरे वास्ते लगते कि एक जेठ जी थी लगभग 80 साल थी उन्हें दगड़ उनर बड़ा असल उठने बैठने छो। तो जब मैं आपने किताब दी कहानी, वो कहानी जो अंतिम कहानी थी मुझे तो वो पढ़कर उन बैठी कि मैंने तो आपको अपनी गोपनीय बात कभी नहीं बतलाई, लेकिन आप मेरी गोपनीय बात लिख दी। शायद मैं आपको कह गया था आपने ये कहानी नहीं लिखनी थी। जब मैंने आपको बतलाई अपनी गोपनीय बात तो उसे कहानी के रूप में आपने नहीं लिखना था। तो मैंने फिर उनको बतलाया, महोदय मेरी कहानी ये छपी है, इतने को आपसे मेरा परिचय हुआ है, इतने को तो भला मैं बिना परिचय के आपकी कहानी कैसे लिख सकता हूँ। और जब भी आपने अपनी बात बतलाई होगी तो कहानी तब बतलाई होगी जब आपसे मेरा परिचय हुआ होगा। तो इसलिए मुझे लगा कि अरे कहानी में ऐसी बात भी हो जाती है। सुनाई दे रहा नहीं? बिल्कुल सुनाई दे रहा है। हाँ, तो मैंने कहा इसका मतलब मुझे अपने आप ही लगा कि मेरी कहानी में ऐसी कुछ बात है जो कि वास्तविक जीवन में भी घटित होती है। तो ऐसा लगा, तो इसलिए मैं उसी कहानी को सुना रहा हूँ। ये कहानी है हमें न भुलाना। ये एक हॉस्पिटल से संबंधित छोटी सी कहानी है, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई कहानी है। तो इसमें ऐसा है कि किसी शुरू कर रहा हूं मैं कहानी, हमें न भुलाना। किसी अधेड़ के प्रति नव यौवना का आकर्षित होना नितांत असंभव ही है। यद्यपि तथापि यदि कोई अधेड़ ऐसा मानकर उसके हर हाव भाव को अपने प्रति अभिसार मान ले तो इस पुरुष को मनोवैज्ञानिक किस श्रेणी में रखेगा कह नहीं सकता, और वह उसकी कैसी विवेचना करेगा यह भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन समाज में ऐसे पुरुष को आपको अनेक मिल जाएंगे जो अधेड़ होते हुए भी इस तरह की कल्पना करते हैं कि कोई नव यौवना उनके प्रति आकर्षित है। तो शायद आपने ऐसे व्यक्ति न देखे हो, तो फिर भी मैं आपको उनसे मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए,
आपकी उनके प्रति क्या धारणा बनती है। मिशन हॉस्पिटल में अपने बच्चे को पथरी के इलाज हेतु जो ही एडमिट किया तो हमें मोटी, दुबली, पतली, लंबी तथा नाटे कद की अनेक नर्सों ने यूं घूरा कि हमें लगा कि जैसे बच्चा नहीं स्वयं मैं बीमार हूं, और वे सारे अपने अपने तजुर्बे से आंखों से भेद कर हमारा अंदरूनी रोग जानना चाह रही हैं। पूर्ण ईमानदारी से कहूं तो हम भी कुछ बेईमान हो गए और चोरी चोरी नजरों से कमसिन को तलाशने लगे। जिन खोजा तिन पाइया कथन को चरितार्थ करते हुए हमें भी अपने उद्देश्य में सफलता मिल गई। आश्चर्य प्रतिपक्ष से भी हमें अनुकूल प्रतिक्रिया मिली। कह नहीं सकता कि यह मेरा कोरा भ्रम था या कि वास्तविकता। डॉक्टर के आने पर सभी नर्सें तितर बितर हो गईं और केवल 2 नर्स उन्हें सहयोग करने लगी। उनमें से एक बड़ी कमसिन थी। वह बच्चे के निरीक्षण परीक्षण के दौरान बार बार हमारी नजरें चार हो जाती, उनसे हमारी नजरें चार हो जाती, तो न मालूम क्यों हम अपनी अधेड़ उम्र को भूलकर रोमांचित हो जाते। आदतन मैं लगातार कुछ गुनगुना भी रहा था, शायद गोपाल सिंह नेपाली की कविता। हमें टोकते हुए वह बोली, लीजिए ये दवाएं ले आइए। डॉक्टर के जाने के बाद यद्यपि पीछे पीछे वह भी चली गई, लेकिन हमारी व्यग्र नजरें तब तक उनका पीछा करती रहीं जब तक कि वह नजरों से ओझल न हो गई। किंतु इस बीच उन्होंने भी जाते जाते 2-3 बार मुड़कर हमारी ओर देखा। हो सकता है बच्चे की ओर देखा हो। उसके दिन भर 3-4 बार वह आई और कार्ड तथा कागजों पर न मालूम क्या क्या एंट्री करती रही। प्रत्येक बार हमारे बेटे से सस्नेह बतियाती रही, जैसे राजीव आपका नाम क्या है? तो लड़का उत्तर देता है जो आप जानती हैं, क्योंकि उन्होंने राजीव नाम लिया और राजीव कह के पूछ रही कि राजीव आपका नाम क्या है? तो लड़का कह रहा जो आप जानती हैं। हमने कहा बेटा उत्तर दीजिए ना। राजीव बेटा का संक्षिप्त उत्तर था। आपके पिताजी का नाम? जी श्री नवीन चंद्र। आपकी मम्मी का नाम? तो बेटा चुप हो जाता है। चुप क्यों है? क्या मम्मी का नाम मालूम नहीं? तो बेटा कहता है जी मम्मी। तो मेरी समझ में आ गया कि मेरा 12 वर्षीय बच्चे को अपनी मम्मी का नाम याद नहीं आ रहा है। अतः हमने सहायता की और कहा सिस्टर रेखा। अब सिस्टर मैंने उसको संबोधित करते हुए कहा सिस्टर रेखा। तो उन्होंने शरारत से पूछा सिस्टर रेखा? हमने मुस्कुराते हुए भूल सुधार कर कहा जी नहीं श्रीमती रेखा। हाँ ये हुई ना बात। अपनी श्रीमती को भी सिस्टर कहकर सिस्टर शब्द की और अधिक तौहीन मत करें। मुझे तो इस सिस्टर शब्द से ही चिढ़ है। मिस्टर। मैंने पूछा क्यों भला? वह बोली आप ही बतलाइए, हम आपको सिस्टर लगती है या कुछ और? इतना कहकर वह खिलखिलाकर हंसती हुई चली गई। इस बार जब हम बच्चे को छोड़कर, अब उसके बाद बच्चे का ट्रीटमेंट हुआ, बच्चे को लिटाया गया, उसको तो झपकी आई तो हम चले गए बाहर। इस बार हम बच्चे को छोड़कर एकदम एक आध घंटे टहलने गए तो हमारे लौटने पर राजीव ने बतलाया
की सिस्टर आई थी और उसने उन्हें अकेला छोड़ने के लिए आपसे नाराज थी। हमने राजीव से पूछा कि क्या कह रही थी, तो झिझकते हुए उसने जो कुछ कहा उसका विवरण निम्नवत है। मेरे बेटे से जो कुछ कहा वह उसका वर्णन इस तरह है। सिस्टर, आपके पापा क्या हैं, क्या करते हैं? राजीव, अध्यापक हैं। सिस्टर कह रही, मम्मी क्या करती हैं? राजीव, कुछ नहीं। सिस्टर, आप कितने भाई हैं? राजीव, अकेला हूं। सिस्टर, दूसरा भैया नहीं है? राजीव, बहन है। सिस्टर, आपकी मम्मी पढ़ी लिखी हैं? राजीव, नहीं। तो सिस्टर उससे कहती हैं, आपके पापा की शादी पढ़ी लिखी लड़की से करवा दें? राजीव चुप रहता है। सिस्टर, तुम लड़कियों की तरह क्यों शर्माते हो? अच्छा बतलाओ, मैं कैसी लगती हूँ? राजीव, अच्छी। तो सिस्टर कह रही, तो फिर हमें भी अपने घर ले चलो। फिर राजीव मुझसे पूछने, मैं आया तो फिर अब राजीव मुझसे पूछता, इतनी बातें उनकी मेरे अनुपस्थिति में हुई हैं और मैंने तब पूछा तो राजीव ने ये बतला और उसके बाद राजीव मुझसे पूछने लगा, पापा क्या उन्हें हम अपने घर ले जाएंगे? तो मैं कुछ उत्तर दूं इससे पहले ही वह पुनः आ गई। आते ही उन्होंने पहले हमें डांट पिलाई कि हम राजीव को अकेले क्यों छोड़ गए और फिर राजीव को एक ट्रॉफी देकर एक हमारी ओर भी बढ़ा दी। हमने धन्यवाद कहा और उन्होंने मुस्कुरा भर दिया। फिर राजीव से पुनः बतियाने लगी, तुम्हारे माता पिता पत्थर खिलाते रहे क्या, जो इस उम्र में ही पथरी हो गई? राजीव के प्रत्युत्तर में झेपते हुए मुस्कुराने मेरी ओर मैंने उत्तर दिया, भगवान ने लड़का ही बना दिया। वह बोली, भगवान ने बनाया? मैं कुछ उत्तर दूं इससे पहले डॉक्टर आ गए। वह सकपकाकर अपने कार्य में ऐसे व्यस्त हो गई मानो हमसे कोई रिश्ता ही न हो। अरे हाँ, रिश्ता भी तो कहाँ था। बच्चे को देखकर डॉक्टर ने नर्स को डपटते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही थी? जी, टेम्परेचर ले रही थी। आज तुम्हारी ड्यूटी इस वार्ड में कहाँ है? वो चुपचाप रही और दोनों चुपचाप वहां से चल दिए। प्राय 2 घंटे में फिर वही नर्स नए डॉक्टर व दूसरी नर्स के साथ आ जाती हैं। डॉक्टर पूछते हैं, यह किसका पेशेंट है? मैंने यह समझकर कि प्रश्न मेरे से पूछा है तुरंत उत्तर दिया, जी मेरा। दोनों नर्सें खिलखिलाकर हंसने लगी। डॉक्टर भी मुस्कुराते हैं। हमारी नर्स हंसते हुए कहती है, सर पेशेंट डॉक्टर खन्ना का है, उनका तो बेटा है। हमें अपनी गलती पर झेप होती है, हम सॉरी कहते हैं और नर्स बड़ी अदा से श्योर कहती है। फिर विजिट में अपने आए डॉक्टर व दोनों नर्सें चली जाती हैं। दिन में डॉक्टर आते हैं और बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार देखकर छुट्टी कर देते हैं। हम जाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि वही नर्स आकर हमें बतलाती है कि आपको कल जाना है। क्यों? डॉक्टर साहब ने तो छुट्टी कर दी है। लेकिन हमने तो नहीं की, कहते हुए नर्स ने बड़ी अदा से हमें एक पर्ची थमा दी, जिसमें वस्तुतः दूसरे दिन 10 बजे पुनः चेक करवाने के बाद जाने को लिखा था। ऐसा क्यों हुआ? मैंने प्रश्न भरी दृष्टि से उसे देखते हुए पूछा। उसने उत्तर हमारे बेटे को दिया, राजीव हमने तुम्हें एक दिन के लिए ही सही रुकवा ही लिया, ताकि तुम्हारी मम्मी एक दिन और प्रतीक्षा करें अपने बेटे की, और हम एक दिन और सुने तुम्हारे पापा के विस्मृत सा होकर लय में गुनगुनाना, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। हमारी समझ में कुछ नहीं आया।
दूसरे दिन वह आई, किसी के द्वारा एक चिट आया, खोल कर देखा, एक पर्ची में लिखा था। हमें आश्चर्य होता है कि जिस गीत को आप गुनगुनाया करते हैं वह आपके होठों से मधुरतम कैसे हो जाता है, जिसे मैं प्रायः गुनगुनाया करती हूँ। और क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारा मन अब तक दोबारा दोबारा हमें ही पुकार रहा है। अगर हो सके तो हमें न भुलाना। एक मरीज नर्स एक सिंह। तो ये एक कहानी है, ये छोटी सी कहानी। भले ही इसका मैं कह नहीं सकता किस रूप में लिखा जाए, तो वो कहानी के साथ जो गीत था, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे, वो मैं प्राय गुनगुनाता था। उसी के आधार पर मैंने इस कहानी को दिया है। ये गीत गोपाल सिंह नेपाली का है, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। वाह, तो आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी पता नहीं। बढ़िया, बहुत सुंदर। लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि और आगे बढ़ाने की आवश्यकता इस कहानी को हो सकती है। कि आपका माइक बंद है, माइक माइक खोलिए सर। नमस्कार। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि इस कहानी को थोड़ा सा पृष्ठ देकर इसमें कुछ और ऐसी चीजें जोड़ी जानी चाहिए थे, जिससे कि इसका कलेवर भी बढ़ता और कुछ संदेश भी मिलता, ऐसा जैसा कुछ। हाँ, मुझे भी लगता है। हाँ कथानक बहुत अच्छा है और ये अक्सर देखा जाता है। ये थोड़ा सा विरोधाभास भी होता ही है। कभी इस तरह की चीज़ें, कोई भावनाएं आती हैं, मन में आती हैं, एक उद्वेग आता है, और दूसरे जो सामने वाला व्यक्ति है वह क्या सोच रहा होता है, ऐसा हमें महसूस होता है कि कुछ हमारे बारे में सोच रहा होता है। ये पात्र जो है आपके, ये और इसको कहानी बढ़ जाती तो और इसमें संभावनाएं हैं साहब, और इसको बढ़ा सकते हैं। बहुत सुंदर शब्दों के साथ आपने इसके जो डायलॉग लिखे हैं और जो पृष्ठभूमि बाती है, बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर। हाँ, ये इस कहानी को मुझे ये अच्छी इसलिए लगी सर कि जो तो मैं कह रहा हूँ कि जो 82 साल के थे, 82 साल के थे, हमारे अध्यापक रिटायर्ड थे, जोशी जी, डीडी जोशी जी, देवी दत्त जोशी जी कोई थे, तो वो पिथौरा अल्मोड़े में भी काफी रहे। तो वो कहने लगे कि आपको तो मैंने ये कहानी बताई कि आपकी, तो आपने ये कैसे लिख दी। मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा, भाई मेरी किताब पहले छप गई है और आपसे मेरा परिचय बाद में हुआ है, तो मैं कहाँ से आपकी कहानी लिखूंगा। और आपने मुझे अपनी कोई ऐसी गोपनीय कहानी नहीं बतलाई है, ये मेरी अपनी ही परिवेश के आधार पर, अपने परिवेश के आधार पर ही हॉस्पिटल में मैं भी गया हूँ, मेरे भी कुछ अनुभव रहे, तो उसी को तिल का ताड़ बनाने का काम कहानीकार का होता है, वही मैंने किया है। तो ये वाली बात थी। तो तब मुझे लगा कि शायद इसमें कुछ ऐसा तथ्य है जो जीवन में कहीं ना कहीं घटित होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्योंकि जो संघर्ष है और पीड़ा है, बिछोह है, प्रेम है, और उसमें फिर कुछ रहस्य है, कुछ ये चीज़ें थोड़ा और उसमें आ सकती हैं, तो और ज़्यादा ये प्रभावी और ग्राह्य हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी संभावना इसमें है अभी। जी, बहुत सुंदर सर, बहुत आभार, धन्यवाद आपको। और हमारे प्रकाशन तिवारी जूला जुड़ गई, पूरनचंद भट्ट जूला हल्द्वानी पे जुड़ गई, उनको में प्रणाम करनो। हमारे गिरीश चंद बिष्ट जो दिल्ली बटी जुड़ गई, कहानीकार, संगीतकार, कविता लेखनी। तो यह क्रम में अब मैं आदरणीय बिष्ट जो निवेदन कर सकनो कि कोई कहानी आपको धर दिला आप समय छू कहानियों आजकल यो क्रम चल रहा, तो अगर आपको इच्छा था तो एक आध कोई कहानी सुना भी कृपा कर ला सर। स्वागत। नमस्कार जी, नमस्कार जोशी, नमस्कार तिलकराज जी, नमस्कार गोपाल दा के नमस्कार, और पूरन दा के नमस्कार, सबको नमस्कार। नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार जी। नमस्कार जोशी। इच्छा बात ज्यादा इच्छा के सवाल से मैं तो चाहूँ कुमार पटेल बाबू को जब मौका मिल रहा हो
मैं जतुला ले रखा जरूर साहित्य में तैयार कर रखा मैं चाहूंगी पूर्व प्रदर्शन अगर आपण पटल में है लाओ ने लिखी जो लिखनी सी वो सिद्धि समझो सिद्धि आगे कि लगी मैं किताब से के दिन वो कोई पढ़ने नहीं होगा और जब मैं कविता सुनूं तो कोई यार बहुत बड़ी कविता सुन आप समझ गए मेरी बात तो किताब कोई देखे नहीं सब कबाड़ी दुकान में जानी किताब तो तुम मैं बहुत एहसान मानो तुम बोले मंच खोलो ताकि हमारी आवाज हमार जो कृति से वो तुम्हारी कृति माध्यम सब जगह फैले बहुत बहुत धन्यवाद मैं जरूर तो एक काज सुनूं आज नहीं काज सुनूं स्वागत स्वागत अभिनंदन खास सुनूं है पहली मैं एक अब वो थोड़ा गुदगुदी लगूं वो तो बहुत जरूरी से क्योंकि हास्य नहीं है तो और कुछ नहीं है 9 रसों में हास्य सबसे बड़ा रस है जो हमको जून धरू एक बार गिरदा एक कवि सम्मेलन में अपन लेखी कविता लेजन भूल गए एक कवि सम्मेलन में गई अब जो कविता लिख रहा है कविता भूल गई अब सट्टे बाज गिरदा हमार मैं अपनी बात दिखाना दोहर गिरदा सर तो उन्होंने आनंद फानंद में उन्होंने एक शायरी सुनाने की सोची जो देखो शायरी कमाल का शायरी सुनानी गिरदा को नहीं गालीबेल भरी महफिल में एक शेर मारो गालीबेल है भरी महफिल में एक शेर मारो जरा ध्यान दिया साहब जरा वाह वाह तो कह दियो वाह 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 तो कह दियो गालीबेल भरी महफिल में एक शेर मारो जो जनता को लगी यार आखिर बताओ वाह आखिर बताओ गिरदा को ने गालीबेल एक भरी महफिल में एक शेर मारो तो डॉक्टर फुलोरिया कोणी आगिल हिटो आगिल के क्या हो गिरदा बताओ यार तुम शेर मारो लगे साहब गिरदा को लगी गालीबेल भरी महफिल में एक शेर मारो ये तो उदय किरण जी बहुत परेशान है कोड़ा गिरदा आगिल जा बताओ यार तुम तो एक ही जगह अटी कैसा अरे मेल को यार किरण जी के बतू आगिल होड़ के जी कोई एक शेरनी जो थी वो विधवा आएगी एक शेरनी विधवा आएगी धन्यवाद बहुत सुंदर सर जय हो अब मैं आपको शिरदा अनपढ़ का भी ध्यान आ रहा ना मुझे है शिरदा अनपढ़ जो थे ना गिरदा सी एक तो नहीं शिरदा की कविता पढ़ी ना अच्छा वो कहने वाले भी कि शिरदा यार दुनिया शिरदा ही कौन लग रही अदु तो तब होगा जब घर वाले शिरदा ही कौन लग रही सही बात से धन्यवाद दीप जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सही बात याद दिला तुम उन्होंने कह रहा है कि करूँ यार अचार मेरे घर वाले नहीं शेरदा कौन सही कर तो मैं हुगुल कोजल मेरी किताब से हुगुल कोजल ये मैं 21 कहानी संकलन से मतलब संग्रह से ये मैं मेरे पहल कहानी से मास्टर नहीं हमारे पहाड़ में मास्टर नहीं हुई वो वहाँ टीचर बिल्कुल मास्टर नहीं हुई सब पहाड़ा के एक शहरक प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5 की एक शिक्षिका मास्टर नहीं चाहिए उन्हें एक भले आदत चाहिए कि जितना कक्षा शुरू करना है पहले रोज आई लव यू ऑल जो कही करती हूँ ना है ना आई लव यू ऑल कुंडे लगा मगर वो यो भली के जान सी कि वो सच्ची नहीं बनानी मैं कुछ खोट सी थोड़ा बहुत आई लव यू ऑल जरूर कुछ लेकिन वो सच बात नहीं सी वो कक्षा में समय ना के उतु के प्यार नहीं कर सी कक्षा में एक लौट सी जो देखिए फुटी आखिर ले भली लाग सी वो लौटक नाम सी खिमानंद खिमिया कुछ खिमान नाम है वे सब खिमिया कही कर सी खिमी मैल कुचल लुगुड़ पेनवेर स्कूल ऊंची भी फरक भाव बिखरी जस जोतांग फिद बिन बाजी और कबीजा कलरों में मोट मैल जनी ऊंची जब मास्टर नहीं पढ़ने भाई तो भी ध्यान ये था कि लायक रही जताले मास्टर नहीं भी झड़कुड़े रही तो वो झस्ट करने रहे खिमी शारीरिक रूप जरूर कक्षा में रुचि परंतु एक मानसिक रूप वो पतले कसा गायब जैसी मन क्या है वो मास्टर ने खिमी के देखकर खार लगी कक्षा में घुसते ही मास्टर ने खिमी एक
आलोचना करवीर सब खराब ननाक उदाहरण खीमिया नाम पर देने लगी। सबे बाकी नानतीन खीमिया की तरफ देखवीर हंसते रहे और मास्टर ने यह देखवीर खुश होने रहे। खीमी विचार के जवाब दी चुपचाप बैठू। मास्टर ने के खीमी एक बेजान ढूंढ जोश लागी। वीक तरफ वीक भीतर एहसास नामे कोई चीज नहीं थी। हर एक डांट व्यंग सजा देने पर ले वो अपन मुनव लटके हुए ठाड़े जने रोए। मास्टर ने खीमी के देखवे अब और ज्यादा सरल फेंकी थी। जब 6 मई इम्तिहान है गई तो मास्टर ने खीमी प्रोग्राम रिपोर्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट में सब नए की बात लिख दी। प्रगति रिपोर्ट में हेडमास्टर के पास दस्तावेज दस्तखतों लीजिए भेजी गई। तो रिपोर्ट देखते हेडमास्टर ने तो मास्टर ने अपन ऑफिस में बुला और हेडमास्टर को यह खीमी प्रगति रिपोर्ट में के भल बात में लिखी जा सकती तुम जोर लिख रखो क्योंकि देखते खीमिया के माँ बाप के सोचल और वो निराश नहीं है चला। तुम मगर माफ करो लेकिन खीमी एक अशिष्ट और बिल्कुल निकम लौट। मैं भी प्रगति पर में केयर नहीं लिख सकन। अपन मुखड़ चढ़ कर भी वो हेडमास्टर ने ऑफिस बैठी बिहार है ऐसे हेडमास्टर ने चपड़ा से हाथ खीमिया पुरान रिपोर्ट कार्ड सहायक मास्टर ने मेज में धर बजे। अभी जो पुरान रिपोर्ट कार्ड से खीमी वो मास्टर ने टेबल में चपड़ा से हाथ भेजवा दी। दोहर दिन जब मास्टर ने अपन कक्षा में गए तो वो खीमी पुरान रिपोर्ट देख हक बक रहेगी। सभा साहब रिपोर्ट में टिप्पणी देख मास्टर ने चाहिए रहेगी। सब रिपोर्टों में खीमी की तारीफ देख वो पगली जस गए। जब ये खीमी कक्षा 4 एक रिपोर्ट पढ़ी तो इनमें लिखी थी खीमिया जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। खीमिया के मन पर अपनी माँ की बीमारी का बेहद प्रभाव पड़ा है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। खीमिया की माँ को अंतिम चरण पर का कैंसर हुआ है। घर पर उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। उसकी माँ मर चुकी है जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। अब उसका कोई ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। रिपोर्ट पढ़ने मास्टर ने दिमाग में जैसे कहले लगड़ा गढ़ाओ धर दी उन्होंने जोरदार पड़ गए। वीक हाथ कापड़ फे गए। वील रिपोर्ट बंद कर दी और अखापटी ये तो मोट आंसू ताड़े गए। दोहर दिन फिर वील कक्षा में ननाक सामने वही वाक्य दोहरा आई लव यू ऑल। लेकिन वो जान सी कि वो आज झूठ बनाने कि अब वो खीमिया के अलावा कह प्रति वो तो प्यार नहीं धरन। अब वो खीमी की याद प्यार कर पढ़ोड़ तक वील और दिनों के चारी खीमी सवाल पूछो। खीमी और दिनों के चारी अपन मुनो झुके हुए ठाड़े को थोड़ी देर तक खीमी सोचो कि आज कोई डांटने फटकारने और नई कक्षा में बैठी नना भी कोई हंस नहीं उड़ रही। तो आंख बैठी आंख उठे देर मास्टर की तरफ देखो तो एकदम उल्टी कहो। मास्टर ने मुख में प्रसन्नता और कपाव में कोई सिलवट नहीं थी। मास्टर ने हंसने मास्टर ने खीमी का अपन पास बुला और विके एक सवाल का जवाब बता और विसे कहो तुम बोलो खीमिया बोलो। 3-4 बार मास्टर ने पुनः गए कि सवाल का जवाब यही से तू बोल। 3-4 बार मास्टर ने कोर्ट पर वील जवाब दे तो मास्टर ने खुद ताली बजे और कक्षा के लौंडो है को तुम ले सब खीमिया ली ताली बजाओ। फिर एक बार ये दिनचर्या बन गई कि मास्टर ने हर सवाल का जवाब खुद बतूची खीमिया की खूब सराहना करची और तारीफ करची। प्रत्येक भर उदाहरण खीमिया के नाम पर दी जाने लगी। माटुमाट पुराण खीमी सुनसान अनारपट्ट काऊ कोठरी द्वार फोड़ी में बिहारे को। अब मास्टर के सवाल दगड़ जवाब बतौने की जरूरत नहीं पड़ी। खीमी बिना कोई गलती करिए जवाब दिवेर सबू के प्रभावित करने लागो और नई सवाल पूछवेर सबू के हैरान कर दी। अब ये फर्क बाहू में तेल लुकुड़ने काफी हद तक साफ होने भाई जनू को शायद वो खुद ढूंढ फेंको जी। अब वो लुकुड़ अपन खुद ढूंढ फेंको जी। देखने साल खत्म है गो और खीमी दोहर नंबर पर है गो यानी कि आखिल वाली कक्षा और दोहर स्कूल में जाने के लिए तैयार है गो। विदाई समारोह में सब लॉर्ड मॉड मास्टर जी उपहार लिए आई और वीक मेज में उपहारों ढेर लाग गई। खूबसूरती साथ
पैक करी हुई उपहारों के बीच में एक पुराना अखबार टुकड़ में पैक करी एक उपहार ने पड़ी थी। सब नंतिन ये देख भी हंसण आए। सब समझ गए कि यह उपहार खिमी लिया उन्होंने। मास्टर ने उपहारों ढेर में बड़ी उपहार उठा और विके खोला जब बड़ी एक सुलग धागुल निकलो। सुलग धागुल मास्टर ने उस सुलग धागुल चुपचाप अपन बो हाथ में डाई ले। सब नंदिन यह दृश्य देख भी हैरान है गई। खिमी चक्कर में पड़ गो और मास्टर ने पास जेल रिकॉर्ड लागो। तुम में आज मेरी इजे खुशबू होने टाइम पर पक लगाई उड़न फेंकोई। 3 हफ्ते मेहर और मेहर साल में बदलन में बताओ कदुक देर लागी मगर हर साल अंत में मास्टर ने पास एक चिट्ठी जरूर निर्भय जमे लेखी होची। अलवेर अनेक मास्टर नहीं मिली लेकिन क्वेले तुम नहीं। स्कूली शिक्षा पूर्ण होने के बाद ये चिट्ठी पत्रों का सिलसिला ले खत्म है गो। कई साल बाद वो मास्टर ने ले रिटायर है। एक दिन वो मास्टर ने कई वीक डाक में एक चिट्ठी मिली जमे लिखी थी यह महीना के आखिर में मेरे ब्याह ठहर गो और तुम्हारे यही बिना मैं ब्याह की बात में नहीं सोच सकता। एक और ने बात से मैं जिंदगी में बहुत लोगों है मिल गई हूँ लेकिन तुम जैसे मेरी दुनिया में कोई लेने है। डॉक्टर खीमानंद पालीवाल जब वही चिट्ठी घर में पहुंची वे चिट्ठी जगह में हवाई जहाज एक टिकट ले भेजी है। मास्टर ने आपको रोक नहीं सके अपने मैं से आज्ञा ली और न्यूज निपुणा लीजिए बांट लगी। ब्याह दिन जब वो मास्टर ने जहाँ ब्याह होनी थी वहां मन देर में पूछी बिगड़े लागो शायद समारोह खत्म है वो मगर यह देख फिर आश्चर्य सीमा नहीं रही कि शहर ठुल डॉक्टर बिजनेसमैन यहाँ तक कि पंडित जी ले यह सोचना होना कि यार और कुछ हो होनी मगर खीमी समारोह के पास ठड़ होने के बजाय यार गेट पर ठड़ है अपन मास्टर ने इंतजार करना। सब देखो कि एक महिला गेट बटी भीतर होने खी उनार तरफ दौड़ लगे गो और वो हाथ पकड़ दे जमे मास्टर ने उस सुलग धागुल पहन रखी विके सिद्ध मंच पर लिगो और माइक हाथ में पकड़ दे कोण लागो। दोस्तों आप हमेशा मेरी माँ के बारे में पूछते थे और मैं वायदा करता था कि जल्द ही मैं आपको अपनी माँ से मिलवाऊंगा। यही है मेरी माँ। सब दर्शकों आई बजे और ब्याह रस्म पूरी करी। वास्तव में मैं यह कहा सिर्फ एक मास्टर नहीं और खिमी एक नहीं थी बल्कि हमको अपन देण बो देखण से कि खिमी जस कई फूल मुरझे रही जनु को हमार तुम जरा सा प्यार नई जिंदगी दी सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत बढ़िया कहानी आपने लिखी। बहुत सुंदर। वाह अध्यापक के जीवन में ऐसी घटनाएं आज नहीं है। अगर हम थोड़ी बहुत ही बच्ची की मदद कर देते हैं तो वह जो है हमेशा याद रहता है। यहाँ पर आपने बड़ी भाव कहानी बताई तो आपका बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कथानक और भावपूर्ण प्रस्तुति आपो छी और इमें एक लगाव जो बच्चों अपन गुरु प्रति हजा और गुरु जो स्नेह आशीर्वाद आपो शिष्य को मिलो वो अगाध छू और कभी नहीं टूटनी छू और जीवन में परिवर्तन ने लियोनी छू और वो बालक डॉक्टर रूप में अगिल बढ़ो को जब सहयोग मिलो और कहीं प्रेरणा मिली और वी बाद वो गुरु प्रति ला अपन बहुत कृतज्ञता भी जाहिर करते हुए एक दृश्य बहुत भावपूर्ण हो में बहुत सुंदर यह कथानकों जो आप अवसान करो मुझे बहुत सुंदर। हसमुख जी को नमस्कार। हसमुख जी बहुत सुंदर आपका वचन उद्गा सुंदर भावपूर्ण कहानी ले ये में एक चीज मगर जरूर लगी स्ट्राइक करी कि बच्चा अंदर में सारे अवगुण न हो गुण न होनी अवगुण न होनी के लगी बालक से बालक में गुण अवगुण द्वे होनी हमन का चाहे ये कोशिश करन चाहे कि वे अवगुण न बखान न करबे वे गुण न बखान करी जाओ तो मुका सुधार परिलक्षित सुधार जरूर आल कि वही गुण अगर हमको याद दिलाते रहूं
तो वो अवगुणन का धीरे धीरे छोड़ और गुणन का अपना। तो यही काम मास्टर ने लगा भी गुण जब बड़ी भी शुरू करी, गुण वाचन करना शुरू करो तब बड़ी भी अंदर लगातार सुधार आते रहो और वो अपन बहुत सुंदर वीर अपन प्रगति दिखाया। तो मैं ये कहानी लीजिए, आपको धन्यवाद दूं, बहुत बहुत धन्यवाद। यो कैरेक्टर आज द जिंद से, यो कैरेक्टर आज द जिंद से जैक मैल हाल लिखी, यो कैरेक्टर आज द जिंद से। और वील तो मैंने कहानी पढ़े, वो कहानी सुने तो बहुत भावुक है वो कि तुमुल मेरे जीवन के सफल बने दे। इतने के बाद के धन्यवाद। बाल मनोविज्ञान का अच्छा आपने वो दिया है ये कहानियां। बहुत सुंदर कहानी आपकी। ये मैंने फेसबुक में भी देखा ये कहानी को, अभी 2-4 दिन पहले शायद आपने डाला हो या किसने डाला हो, और उसमें नाम नहीं लिखा था, लेकिन मैंने उसमें प्रतिक्रिया लिखी है कि यह अत्यंत अनुकरणीय है हर अध्यापक के लिए कि वह हर व्यक्ति को, हर छात्र को समझे और उसके अनुसार उसे प्रोत्साहित करे। तो ऐसे ही खिमा जैसे कई विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे और वे उच्च स्तर तक जा पाएंगे। ऐसा मैंने प्रतिक्रिया भी लिखी है, फेसबुक में आया था ये। इसी तरह की कहानी मैंने फेसबुक में हिंदी में था। इसी तरह की कहानी मैंने फेसबुक में एक दक्षिण भारत के स्कूल की भी पढ़ी थी। तो उसमें भी वो यही कहता है कि वो मैथ की अध्यापिका थी और वो एक दिन कहीं भटकते हुए जा रही थी, तो वो जिस बच्चे को उसने एक माँ के समान अपना वो दिया था, उस बच्ची की नजर पड़ गई और वो उसको ले गई और उसने उसको ट्रेन में बैठाया और अपने गंतव्य तक ले गई। और ले जाने के बाद उसको जब वहाँ उसके कुलीग्स ने पूछा ये कौन है, उसने कहा मेरी एक माँ ने तो जन्म दिया लेकिन मेरा पालन पोषण इसी माँ ने किया है और अब ये मेरे घर में रहेगी। और संभवतः वो मृत्यु पर्यंत तक वो मैथ की अध्यापिका उस बालिका के घर में रही, क्योंकि मालिका जो थी वो बहुत बड़े पद पर पहुंच गई थी। ऐसा मैंने एक फेसबुक में बिल्कुल सेम स्टोरी ऐसी पढ़ी थी। तो ऐसे अध्यापकों के साथ बहुत आते हैं घटनाक्रम। कभी अब समय होगा तो मैं भी इस पर एक घटना और बताऊंगा, क्योंकि अभी समय शायद नहीं है। अब जोशी जी बहुत आपका बहुत धन्यवाद। आज जो जी कहानी हमारे बीच में आई, बहुत सुंदर भावपूर्ण प्रस्तुति हमारे आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशीजूल और हमारे गिरीचंद बिष्टजूल आज पटल में ये कार्यक्रम का बहुत सुंदर बड़ा। और कार्यक्रम में हमारे आदरणीय उमेश चंद पांडे जी जूलीकोट बटी, आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वान बटी, आदरणीय पूरन भट्ट जी हल्द्वान बटी, आदरणीय हमारे गोपाल सिंह बिष्ट जी आशीर्वाद ल लगातार ये पटल पर हमारे मिलते रहना। और डॉक्टर दीप चौधरी जी ले मैं बहुत आभार व्यक्त करना सब लोगों जो में कार्यक्रम में जुड़ी। और इजाज़त चाहन कि आज के कार्यक्रम को इतनी उद्यापित हो जाओ और हमारे आदरणीय पूरन भट्ट जी आशीर्वाद मिल जाओ तो भल हजार बहुत अभिनंदन है। यह उद्यापन कर दिला। एक थोड़ा सा कुछ एक चीज सुना सकता हूँ जोशी जी पूरन भट्ट जी से पहले। डॉक्टर आज मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें निंजा फाजली की एक मैंने गजल पढ़ी, छोटी सी, बहुत छोटी है। अब पूरन भट्ट जी को समर्पित है, आप तो गजलकार भी हैं। नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है, नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है। कुछ दिनों शहर में घूमे लेकिन अपना ही घर अच्छा लगता है। नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है। कुछ दिनों शहर में घूमे तो लेकिन अपना घर अच्छा लगता है। हमने भी सोकर देखा नए पुराने शहरों में, हमने भी सोकर देखा नए पुराने शहरों में। जैसा भी हो अपने घर का बिस्तर ही अच्छा लगता है। ये निंजा फाजली की मैं पढ़ रहा था। तो वो वैसे हमारे पहाड़ी में भी कहते हैं ना, काकड़ को अपने चाचड़ प्यार, मतलब जैसा भी हो उसको अपनी गुफाई अच्छी लगती है।
तो ये निंजा फाजली का आज ही मैं पढ़ रहा था एक गजल की किताब में, तो मैंने कहा आज अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं पूरन भट्ट जी जो हमारे गजलकार हैं जरूर उन तक ही प्रेषित करूंगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। मैं निदा फाजली को पढ़ा हूँ, कई उनके बहुत सारी रचनाओं को पढ़ा हूँ, गजलों को पढ़ा हूँ। अच्छा लेखन है उनका, बहुत सुंदर लिखती है, तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गजल लिखती है। आप गजल सुना दीजिएगा जी। हाँ, ये थोड़ा अभी तो मैं जो थोड़ा सा वातावरण भारी हो गया था उसको हल्का करने की कोशिश करता हूँ। एक हल्का सा प्रहसन आपको दे रहा हूँ जाते जाते, जोशी जी अगर इजाजत हो तो, कि दिवाली मौक छी, दिवाली मौक में आप नानते तो बदमाशी करनी, पटाख फोड़ना छू एक बाद एक, तो सड़क में क्या करती हूँ पटाखा बत्ती का लंबी करके निकाल दी थी, और एक जगह ठाड़े नुची नांदेन और कोई एक जाने जाबे को बत्ती में आग लगू छी, भाज भाई अपन डाक में वापस होची, जब तो भड़ाम कर लो बगाऊ कूद फांद करसी, हल्लो गुल्लो करसी। एक बखत इस वो गुसा पछिल बटी कोई मैडम उड़ा रही थी दूसरा सड़क दूसरा छोर बटी, और इतनी देर में एक लौट जाबे वो बत्ती खोल बेर पर बत्ती लंबी सी वो मगा आग लगा, और बिल अचानक देखो कि मैडम उड़ा रो बाटे, तो बिल तुरंत सब लौंडल चिल्ला मैडम मैडम पटाखा, मैडम पटाखा करे। तो विल मैडम क्या सोचो कि मेरे सुंदरता तारीफ वाले पटाखा पटाखा करवे बिल्कुल पागलो आपका से आप तो ना, लेकिन खबर का मला छी तब जाना फटाका फूट को ढाम करके तो मैडम हंसते हंसते निकल गए। तो मैं समझ गए पटाखा पटाखा तो पटाखा तो उड़ा से मेरे से नहीं उड़ा रही थी, तब ये बात समझ में आ गई। धन्यवाद आप लोग ना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की जो दोनों कहानियां, खैर तिलक राज जी की कहानी तो मैंने अंतिम छोर उसका सुना, तो अंतिम छोर में मैं पूरी कहानी को तो पकड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन जो भी उनका जो लेखन है वो तो खैर परिपुष्ट लेखन है, आपका बहुत सुंदर लेखन करते हैं। बहरहाल मैंने गिरीश चंद्र जी की, हंसमुख जी की कहानी सुनी, वो जैसे हंस मजाक करते हैं लेकिन कहानी में बहुत गंभीर और बहुत ही उन्होंने एकदम भावुक होकर के वो कहानी को सुनाया। मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। और आज चूंकि समय हो चुका है तो मैं ये समय भोला लीजिए फिर इतनी गए मिलुल खबर जाने इजाजत चाहूँ, अपन सपन बड़ी कोशिश मैं करना शायद एक आध कहानी अपन बीच में धर सकूं। देखो मेरे के लेखन कोशिश एक दो दिन बड़ी लग रही है, मैं कोई कहानी देख न रहा, लेकिन पहले एक बगैर कोशिश करना मन को सबक सुनने मैं सुने भी देखूं, तो एक आध दिन में मैं आपको बात करूं। धन्यवाद सुनो आदरणीय भट्ट जी, आपको कहानी को बहुत सुनो, बहुत धन्यवाद। स्वागत छो आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि आप सबको, और इसी के स्नेह प्यार बहुत बहुत धन्यवाद।